आज का टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। जहां एक ओर प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। यह धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं। पर्यावरण अपकर्षण प्रकृति या मानव जनित होता है, यानी मानव के द्वारा भी इसे किया जाता है, जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन या वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है, अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। हमने इसे पहले ही डिस्कस किया है। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये भी सही है। उपर्युक्त तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, और यहाँ पे उत्तर डी ही मेंशन किया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण का अपकर्षण कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों के संग्रह से नहीं, मौसम में दैनिक परिवर्तन से नहीं, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। हाँ, यह सही है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। धारणीय विकास का संबंध है गरीबी को कम करना, जिसे हमने ये पढ़ा था कि ये इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तरीके से इसका संबंध होता है। वातानुकूलन का प्रत्यक्ष संबंध है। कागज के थैलों का प्रयोग, ये भी प्रत्यक्ष संबंध है। गरीबी को कम करना ही इसका उत्तर होगा, इसलिए यहाँ पे विकल्प बी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन, धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित हैं, ये डायरेक्ट भी हैं। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा से नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। टॉपिक धारणीय विकास। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास के लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य 17 SDG तय किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है भूखमरी से मुक्ति, तीसरा है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, चौथा है गुणवत्तापरक शिक्षा,
5वां है लैंगिक समानता। 6ठा है जल एवं स्वच्छता। 7वां है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। 9वां उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां असमानताओं में कमी। 11वां संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। 13वां जलवायु कार्रवाई। 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा। 13वां जलवायु कार्रवाई। 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा यानी कि जल में जीवन। 15 स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय परिस्थिति में जीवन। 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारी। SDG 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। SDG 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। इन्हें आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स का निर्माण किया गया है। कि इन्होंने कितनी प्रगति की है इसे हम इंडेक्स के माध्यम से देख सकते हैं, इसलिए इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स का निर्माण किया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2021 में इस सूची में भारत को 120वां स्थान मिला था 2021 में, और इसे आपको हर साल करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करना होगा। आप चाहे तो इसे अभी देख सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसे करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अपडेट कर लीजिएगा। और उसी 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड था, सेकंड रैंक पे स्वीडन था और थर्ड रैंक पे डेनमार्क था। तो आपके लिए अभी इतना ही काफ़ी है, बाकी आप करंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। यहाँ पे आगे कुछ और देशों को सम्मिलित किया गया है जिसे एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। आइए इसमें और आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 को UNO द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। 2003 को UNO ने सतत विकास का वर्ष घोषित किया था। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। यानी कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहे, इसे ही धारणीय कृषि कहते हैं। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर करती है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया है ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। इससे निपटने के लिए आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। टिकाऊ कृषि वर्ष के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण
मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है। क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों एवं व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक SDG इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया। याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा भी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाने लगा है और जिसमें 2020 और 21 को जारी किया गया। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल स्कोर 75 को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु को 74 स्कोर मिला है, दोनों को 74 मिला है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड को 72, सिक्किम को 71 और बाकी भी यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो भारत का SDG इंडेक्स है उसे नीति आयोग जारी करती है, लेकिन जो SDG जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भारत को 120वीं रैंक मिली थी उसे UNO जारी करता है। इसे याद रखिएगा, उसे UNO जारी करता है। और ये दोनों ही इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसे आपको करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इसे अपडेट करके ही पढ़ें। आइए अब इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था? नहीं, इसे 1992 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने थे। हाँ, ये बात वहाँ पे डिसाइड हुई थी कि इसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन, धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे 2017 का पूछा गया है, जो कि 2017 के UPPSS प्री में पूछे गए प्रश्न के हिसाब से है। और हमने जो अभी डिस्कस किया था वो 2021 का था और हमें इसे करंट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो 2021 के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान था? तो वो 120वां स्थान था। यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो ये भी 2019 का प्री का क्वेश्चन है और उसी के अकॉर्डिंग उस समय इसका उत्तर रहा होगा गुजरात। इसे भी आप करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है और इसे हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे एक बार ऐसे पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो करंट के अकॉर्डिंग तो हम अभी देखेंगे तो केरल ही था, लेकिन ये 2019 के हिसाब से है, तो आप इसे करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। आप बस प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है आत्मनिर्भरता? नहीं। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना? नहीं। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे? ये सही उत्तर है। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना? नहीं। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन है, धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। टॉपिक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष
1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प किया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी, यानी भाग लिया था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। इसे याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। किस समिट के दौरान? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों, स्थलीय एवं जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। GEF UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCEF उपलब्ध कराता है। GEF की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन NAPAS की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में COP7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई थी। ये COP7 की बैठक जो हुई थी माराकेश में 2001 में, इस बैठक में निर्देश देने पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई थी। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्यूज हैं। GEF के संस्थागत ढांचे को एक बार ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है। यहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है, पहले यहाँ पे दिशा निर्देश दिया जाता है, उसका प्रचालन होता है, फिर उस पर कार्रवाई होती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप एक नज़र इस पर डाल सकते हैं। आगे है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, स्थायी जैव प्रदूषण पर स्टॉकहोम अभिसमय स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट स्टॉकहोम POPs, एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, यानी उन्हें फंड प्रोवाइड कराता है। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया है। एक्सप्लेनेशन, रियो डी जेनेरियो
ब्राज़ील में 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। दूसरा प्रश्न, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। यह सही ऑप्शन है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, तो यह गलत ऑप्शन है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। यह भी गलत है। और डी में बी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन, रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। रियो अर्थ समिट 1992 के तहत GEF की स्थापना की गई। भूमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इत्यादि के लिए यह वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। टॉपिक, एजेंडा 21। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे 1921 के नाम से जाना जाता है। सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इसे याद रखिएगा, ये एक वैश्विक कार्य योजना है धारणीय विकास के लिए। यह पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में हुआ था और उसके 20 साल पूरे होने पर उसकी 20वीं वर्षगांठ के रूप में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वहाँ पे समझौता होता है एजेंडा 21 के नाम से, और इसी की 5 वर्ष पे समीक्षा होती है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन +5 वर्ष 1992 में हुआ था। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में एजेंडा 21 नाम दिया गया था, जो उन लोगों ने वहाँ पे समझौता किया था। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं इस एजेंडे को किस तरीके से बांटा गया है। ये निम्न भागों में बांटा गया है एजेंडा 21 को। पहला है जैविक विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। पहले जैव विविधता का सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद संकटग्रस्त जीवों का पता चलने पर उनका संरक्षण करेंगे। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, ये होगा विकासशील देशों में गरीबी का निवारण करना और जनसंख्या पर नियंत्रण करना। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना। सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। प्रश्न संख्या 1, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यह सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो यह गलत है, क्योंकि ये 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में था, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन ही सही होगा। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो केवल एक, यानी कि ऑप्शन है ए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एजेंडा 2021 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा,
रियो, डरबन और क्योटो में। तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। उत्तर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था।